क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी जैसे लोगों की जान जा रही है इस देश में। नाबालिग को गाड़ी देते हैं और स्पीडिंग करते हैं, दारू पी गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं ऊपर से। हेलमेट कहाँ है? नहीं सर, घर पे ही है, बागल में। घर पे है तो घर में रखने के लिए होता है हेलमेट। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो तुम? 26 मार्च साल 2025 की वो तारीख थी जब अचानक से एक आईपीएस अधिकारी के घर पे सीबीआई की 3 गाड़ियां धधना की घुसती हैं। जैसे ही घुसती हैं आईपीएस साहब से पूछती हैं कि भैया कहाँ जा रहे हो? आईपीएस साहब बताते हैं कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोग कौन है? फौरन कागज़ दिखाया जाता और उस कागज़ पे लिखा था सीबीआई। जैसे ये चीज़ आईपीएस साहब देखते हैं, देखने के बाद बाकायदा सैल्यूट करते हैं। उसके बाद सीबीआई उनको बताती है कि आपके घर पे रेड पड़ी और आप कहीं नहीं जा सकते। आईपीएस साहब ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद बुरी तरह चौंक जाते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने दूसरों के घर पे रेड डाली थी, दूसरों को पकड़ने गए थे, जाहिर सी बात है अपराधियों को ही पकड़ने गए थे, लेकिन आज उनके ऊपर ही रेड पड़ गई। और ऐसा नहीं था कि केवल उन्हीं के ऊपर रेड पड़ी थी, बल्कि पूरे देश में 60 से ज़्यादा जगहों पर रेड पड़ी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के घर पे भी रेड पड़ गई थी, लेकिन वो मामला इतना हाईलाइटेड नहीं हुआ जितना हाईलाइटेड ये मामला हुआ कि एसपी पल्लो के घर पे कैसे रेड पड़ गई। कौन है एसपी पल्लो और ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी कि इनके ऊपर जब रेड पड़ी तो पूरा जनता जनार्दन जो था एक सुर में पूछ रहा था कि हमारे वीडियो तो बाबू सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुए, इनके ऊपर जब रेड पड़ी इनका वीडियो क्यों नहीं वायरल हुआ? और ये सवाल जब निकल के सामने आया तब मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो और जुड़ा, कौन जवाब देगा? जवाब कौन देगा? नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम को। इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं उन तमाम खबरों के बारे में जिन खबरों के बारे में लोग सवाल उठाते हैं। और एक सवाल सबसे ज़्यादा जो निकल के सामने आता है कि इस घटना के बाद जवाब कौन देगा? दरअसल एसपी पल्लो की जो कहानी है, कहानी किसी नाटक से कम नहीं है। साल 2013 से पहले एसपी पल्लो एक डॉक्टर थे, एमबीबीएस कर रहे थे। एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने अच्छी खासी डिग्री हासिल की, लेकिन अचानक से उनके आईपीएस बनने के पीछे जो कहानी है कि एक बार वो किसी पेशेंट से मिलते हैं, वो नशे का आदी था, उससे पूछते हैं कि बाबू नशा क्यों किया तुमने? इसके बाद वो आदमी बताता है कि नशा तो किया लेकिन मैंने अपनी बेटी को भी बेच दिया। ये बात एसपी पल्लो को इस तरह आहत कर जाती है, ये बात उनके दिल में इस कदर घर कर जाती है कि छत्तीसगढ़ में नशे के लिए लोग लड़कियों को, अपनी बच्चियों को बेच रहे हैं। उन्हें लगा कि यार डॉक्टर बन के मैं कुछ खास सुधार कर नहीं पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, ऑल इंडिया 262 के करीब उनकी रैंक है। उसके बाद वो आईपीएस बन गए। आईपीएस बनने के बाद सबसे पहले नक्सली इलाके में उनकी पोस्टिंग होती है। वहाँ पे उनके ऊपर डाउट उठा कि क्या ये कुछ काम कर पाएंगे, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रो रहे थे और साथ ही जिस हिसाब से उन्होंने अभियान चलाए, नक्सली इलाके में उन्होंने काम किया, लोगों ने काफ़ी सराहना की। लेकिन शायद एसपी पल्लो को यहाँ उतनी मकबूलियत, इतनी शोहरत नहीं मिली थी जितना आने वाले कुछ सालों में मिलती है। एसपी पल्लो अचानक से ही सोशल मीडिया पे तब छाने लगते हैं जब उनके रील्स, उनके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। इनको यार अच्छी धाराओं पे कार्रवाई कर रहे हो ना, नहीं वाली गैर जमानती धाराओं वाली। किसानी करते हो, बेदागी करते हो, कैसे बोल रहे? फाइन नहीं बढ़ाओगे तुम? फाइन नहीं पटाऊंगा, नहीं बोलूंगा। क्या बोले बताओ जरा? फाइन नहीं पटाऊंगा। नाबालिग को गाड़ी कैसे दी तुमने? नाबालिग को गाड़ी कैसे दी तुमने? आधार कार्ड सबसे पहले शुरुआत उन्होंने ट्रैफिक नियमों को लेकर की थी। देखने में बड़ा अच्छा लगा कि यार एक आईपीएस अधिकारी माइक और कैमरे के सामने लोगों को जागरूक कर रहा है, हेलमेट लगाने को बोल रहा है और जो नाबालिग हैं उनको गाड़ियां देने से रोक रहा। इसके बाद धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा। कैमरे के सामने ही एसपी पल्लो ने पूछताछ शुरू कर दी उन अपराधियों से जिन्होंने कोई अपराध किया था। अगर किसी ने बर्थडे में बड़ी चाकू से केक काटा तो उससे पूछताछ हुई, किसी ने कोई पोस्ट किया तो उससे पूछताछ हुई, किसी ने 315 खरीद लिया तो उससे पूछताछ हुई, और ये तमाम पूछताछ कैमरे के सामने होती रही। अब यहाँ पे भी जनता दो पक्ष में बट गई। किसी का कहना है यार कि इस तरह से वीडियो जो एसपी साहब डालते हैं इससे लोग जागरूक होते हैं, इससे एक मैसेज मिलता है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है यार कि कभी किसी बड़े अपराधी को भी पकड़ के लाओ। ये बर्थडे में केक काटने वाले, ये बर्थडे में हुड़दंग मचाने वाले, बाइकों से स्टंट करने वाले लोगों को तो खूब जलील कर लिया। किसी सीरियस अपराधी को भी पकड़ के उससे ऐसे सवाल जवाब करो तब मजा आए। खैर, लोगों का जो ओपिनियन था दो पक्षों में बटा हुआ था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। एसपी पल्लो जिनके सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, अचानक से 26 मार्च साल 2025 को जब उनके घर पे सीबीआई की रेड पड़ती और पता चलता है कि घोटाले में उनका नाम निकल के सामने आया है, तब वही पब्लिक परेशान हो गई कि आखिर कौन सा घोटाला था और इनका नाम कैसे आया। तो आपको बड़े आराम से हम उस घोटाले के बारे में बताएंगे और फिर सवाल उठाएंगे कि जवाब कौन देगा। दरअसल साल 2016 में छत्तीसगढ़ के ही 3 लड़के, जिनमें से एक का नाम था सौरभ चंद्राकर, दूसरे का नाम था रवि कुप्पल और तीसरे का नाम था अतुल अग्रवाल, इन तीनों ने मिलकर एक ऐप बनाया।
इस ऐप पे ये लोगों को गेम खिलाते थे, जैसे क्रिकेट हो गया, पोकर हो गया, तीन पत्ती हो गया, और सट्टे लगवाते थे। धीरे धीरे इनका बिजनेस, इनका ये फलने फूलने लगता है, लेकिन उस हिसाब से शोहरत नहीं मिलती। लेकिन कहते हैं कि साल 2019-20 में जब कोरोना आता है, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देता है। लोग जब अपने घरों में कैद थे, जब लोगों के पास रोज़गार नहीं था, लोगों के पास कोई काम नहीं था, टाइम पास के लिए चीज़ें नहीं थी, उसी दौरान इनका ऐप बहुत तेज़ी के साथ फलने फूलने लगता है। धीरे धीरे इनके ऐप के जो एक्टिव यूज़र थे लाखों में पहुंचते हैं, उसके बाद करोड़ों तक ये संख्या पहुंच जाती है। और रिपोर्ट्स की अगर माने तो गेम खिला के, उसके बाद सट्टा लगवा के, जुआ खिला के पर डे के इनका जो टर्नओवर था 200 करोड़ के पार पहुंच गया। यानी 3 लड़कों ने जो बेटिंग ऐप शुरू किया था, उसका पूरा काला कारनामा जो था महीने के अंदर इस कदर वायरल हुआ कि पता चला कि 6 से 8 हज़ार करोड़ का ये पूरा स्कैम है। चूँकि ना ही इन्होंने कोई इनकम टैक्स भरा था, और जुआ खेलना और खिलाना हमारे देश में गैर कानूनी भी है, तो इस हिसाब से ये तीनों अपराधी बन गए। बाद में पता चला है कि इस पूरे वेटिंग ऐप के जो तार हैं वो दुबई से भी जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये निकल के सामने आता है कि जब इतना बड़ा वेटिंग ऐप फल फूल रहा था, तो आखिर इसके पीछे क्या पुलिस, प्रशासन, कानून, इन तमाम चीज़ों की नज़रें नहीं पड़ी? आप फेसबुक पे कोई पोस्ट कर दें, यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दें, उसको लेके आज पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाता है। एक आपत्तिजनक पोस्ट आप डालिए, आपके घर पे कल 100 नंबर या फिर 112 नंबर की गाड़ी पहुंच जाएगी। लेकिन इतना बड़ा वेटिंग ऐप जिसमें लाखों एक्टिव यूज़र हैं, क्या पुलिस की नज़र नहीं पड़ी? फिर यहीं से सवाल उठता है कि क्यों नहीं पड़ी। दरअसल जब इस मामले की जानकारी ईडी और सीबीआई को लगती है, उसके बाद सीबीआई कुछ लोगों को उठाती है, 1000 से ज़्यादा खातों को सीज करती है, न जाने कितने लोगों से पूछताछ करती है, और काफ़ी कंक्लूड जानकारी निकालने के बाद पता चलता है कि इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन और कुछ पुलिस वालों का हाथ है। और इन्हीं में से एक नाम जो निकल के सामने आया वो डॉक्टर एसपी पल्लू का है। इनके ऊपर आरोप लगा है कि जिस समय साल 2021 में ये धंधा फल फूल रहा था, उस टाइम इन्होंने इस धंधे की जांच पड़ताल की थी, उसके बाद भी इन्होंने फलने फूलने दिया। यानी अगर एसपी पल्लू साहब ये चाहते तो इस धंधे को रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके ऊपर आरोप है, अभी तक ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और न केवल इनके ऊपर आरोप लगे, बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे भी आरोप लगे, इनके साथ के कुछ लोगों पे आरोप लगे, कुछ आईपीएस अधिकारियों पे भी आरोप लगे, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पे भी आरोप लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई बना तो एसपी पल्लू ही बने थे। और ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी से इनका कोई आज का लेना देना है। साल 2024 में भी ये कंट्रोवर्सियों में घिरे हुए थे। इनके ऊपर कस्टडी में डेथ के आरोप लगे थे। दरअसल साल 2025 में एक इंसान की हत्या हो जाती है। उस हत्या के बाद बीजेपी की कुल पॉलिटिशियन और एक सरपंच उस पर्टिकुलर गांव में जब पहुंचते हैं तो लोगों ने पथराव करना शुरू किया। उसमें बीजेपी के जो पॉलिटिशियन थे वो घायल हो जाते हैं। इसी के जस्ट बाद वहाँ के जो एसपी साहब थे वो कोई और नहीं, पल्लू साहब ही थे। पूरा मामला कवर्धा का था। उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि जांच पड़ताल करो। आरोप इनके ऊपर लगे थे कि 60 से ज़्यादा गांव वालों को पकड़ के लाठी डंडों से पीटा गया था और इतनी शक्ति से पूछताछ की गई थी कि एक शख्स जिसका नाम था प्रशांत साहब, उसकी हवालात में मौत हो जाती है। और उस मौत का सीधा जिम्मा अगर किसी के सर पे आया था तो वो कोई और नहीं, डॉक्टर एसपी पल्लू ही थे। जब इनके ऊपर आरोप लगता है, इसी के बाद पूरा मामला हाईलाइटेड होता है। लेकिन चूंकि उस टाइम ये इतनी सुर्खियों में नहीं थे, इनको ज़्यादा मकबूलियत उस टाइम नहीं मिली थी, इस वजह से ये मामला दब जाता है। लेकिन अब चूंकि इनके लाखों में फॉलोअर हैं, लोग इनको देखते हैं, चाहे लल्लन टॉप चैनल हो, चाहे बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर हो, सबने इनको बुलाया, सब इनका इंटरव्यू लेते हैं, लोग इनके वीडियोस को देखते हैं। हालांकि देखने वालों का भी अपना अपना अलग रवैया है। कोई इनकी आवाज़ को लेके मजाक बनाता है, कोई इनके काम करने के तरीके पे सवाल उठाता है कि भाई एक आईपीएस अधिकारी है, उसके पास कोई काम नहीं है, 6-7 ठो माइक लगा के सड़कों पे निकल जाते हैं इनके पास, और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन करना। कुछ लोग का कहना है यार कि काम तो कर रहा, कम से कम कैमरे के सामने कर रहा, लोगों को जागरूक कर रहा। लेकिन दोनों ही पक्ष के लोग इस बात को लेके तैयार नहीं थे कि ऐसे आईपीएस अधिकारी के ऊपर इतने सीरियस आरोप लगेंगे, इतने गंभीर आरोप लगेंगे। एक आईपीएस अधिकारी जिसके बारे में लोग ये जानते थे कि भले ही कैमरे के सामने ये बंदा रील बनाता हो, भले ही कैमरे के सामने बखूबी लोगों को डांटता हो, फटकारता हो, लेकिन ये गलत नहीं हो सकता। चाहे पक्ष ए हो चाहे पक्ष बी हो, दोनों का मानना था कि ये निश्चल
और बेहद सभ्य और बेहद सॉफ्ट हार्टेड हैं। जब नक्सली वाले केस में इनका रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था, उस टाइम भी लोग इनको खूब सांत्वना दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि यार एक डॉक्टर होके किसने ऐसा काम कर दिया, नक्सलियों को सुधार दिया। लेकिन आज वही लोग तंज कस रहे हैं कि भाई हमें तो हेलमेट पहनाते रहे लेकिन खुद किसी मामले में संलिप्त हो गए। हेलमेट कहाँ है? नहीं सर, ये घर पे ही है, बागल में। घर पे है तो घर में रखने के लिए होता है हेलमेट। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो तुम? कल्याण कॉलेज सर। कितने वर्ष के हो? लाइसेंस है तुम्हारा? अब बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अगर ये सच में इन्वॉल्व हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, साथ ही आईएएस लेवल के लोग अधिकार इसमें संलिप्त माने जा रहे हैं, आईपीएस लेवल के लोग इसमें संलिप्त माने जा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है क्या सच में निष्पक्ष जांच होगी? क्या सच में एक्चुअल रिपोर्ट हमारे सामने निकल के आएगी? क्या हमें ये पता चल पाएगा कि इस मामले में गुनहगार है या नहीं है, या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, 2 दिन का हो हल्ला होगा, उसके बाद लोग बात को यूं ही इग्नोर कर देंगे? सवाल यही है कि जवाब कौन देगा? कौन जवाब देगा कि जो आईपीएस पल्लो जी हैं उनकी गलती थी या नहीं? कौन जवाब देगा कि जो 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ का घोटाला महादेव वेटिंग ऐप पे हुआ है? आप सोचिए, एक ऐसा ऐप जिसमें भगवान शंकर के नाम को जानबूझ के इन्वॉल्व किया गया ताकि लोगों का सेंटिमेंट हो और लोग यकीन कर सके कि जो ऐप है वो कोई बेईमानी नहीं करेगा। जवाब कौन देगा कि लोगों का पैसा जो लूटा गया वो निकल पाएगा? कांग्रेस का आरोप है कि ये जो पूरी कार्रवाई है, सीबीआई की रेड जो पड़ी है, ये बीजेपी ने बदला लेने के लिए क्या है, ये परेशान करने की राजनीति है। चूंकि जब भूपेश बघेल के घर पे ये रेड पड़ी थी उस टाइम काफ़ी प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था। तो क्या भूपेश बघेल की आड़ में इनके ऊपर निशाना साधा गया है, या फिर भूपेश बघेल की आड़ में ये भी बच जाएंगे? दोनों सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जवाब कौन देगा। खैर, ये पूरी कहानी थी इनके ऊपर पड़ने वाली रेड की। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और हम इस प्लेलिस्ट में डेली एक ऐसे समाज के चर्चित मुद्दे को उठाते हैं और उसमें ये पूछते हैं कि जवाब कौन देगा। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार जरूर से दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी इंपॉर्टेंट घटना के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।